हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का है, जो 17 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का CBT 1 का पेपर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा था, है कि नहीं। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना रहे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए अधिकतर एग्ज़ाम में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, प्रीवियस ईयर का कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, एक द्विघाती समीकरण के दो मूल्य, जो कि एक दिया x बराबर 1/2 और दूसरा x बराबर -1/3, तो समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी किसको हल करने पर आपको ये दो मान मिल जाएगा x बराबर। तो यहाँ पर तो बहुत इजी कर दिया है कि नहीं। तो हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए और देखिए किस में आता है। जैसे मैं यहाँ पर इतना बराबर 0 ले लेता हूँ, 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आएगा, ये माइनस उठकर इधर चल जाएगा तो प्लस में 1, और ये गुना में तो भागा में, तो 1/2। तो इसका मतलब यहाँ से तो एक मान मिल गया x बराबर 1/2 जो यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, इसका क्या है, 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर क्या, -1, x बराबर -1/3। तो दोनों मान एकदम परफेक्ट मिल गया। यहाँ x बराबर 1/2 निकल गया और यहाँ x बराबर -1/3 निकल गया। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका राइट है। आगे बात चेक करने की क्या ज़रूरत है, जब ये पहले से मिल गया तो। हालांकि दूसरा चेक कीजिएगा तो नहीं मिलने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। मैं एक भी क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया हूँ, जो मैथ के क्वेश्चन हैं। आपका जो मैथ का जो इसमें क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि ये टोटल प्रीवियस ईयर का ही है, ओके, जो कि 17 अगस्त शिफ्ट थर्ड का है। इसमें टोटल उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है मैथ का। साइंस का भले मैंने अलग अलग शिफ्ट से उठाया है। तो देखिए इसमें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा क्रम 1, 5, 11, 19, 29 के पैटर्न को संतुष्ट करता है। तो इसमें कुछ सोचना नहीं, x बराबर मान अलग अलग रख कर देखना है। 1 रख कर देखिएगा, फिर 2 रख कर, फिर 3 रख कर, फिर 4 रख कर, फिर 5, क्योंकि 5 को मान है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो इसमें डायरेक्ट मैं जो ऑप्शन सही है उसी में पुट करके देखता हूँ। ओके, तो ये ऑप्शन सही है, इसमें मैं पुट करता हूँ। x बराबर 1 पुट कर दो इसमें, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, x का 1 - 1, है कि नहीं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, आपका जवाब 1, जो कि यहाँ पर है। फिर 2 पुट करके देखते हैं x के जगह पर, यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं। x के जगह पर 2 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो इसका मतलब 4 + 2 - 1, 4 2 6, 6 में 1 गया तो कितना, 5, जो कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो उसी तरह सब मान को पुट करके देखिएगा तो आपका आंसर राइट आएगा। ओके, तो ये पुट करके देख लीजिएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं कि पूरा सोल्व मैं ही करूँ, आप भी कीजिए कुछ। एक गोलाकार कांच के पात्र का गला बेलनाकार है, जो 7 सेंटीमीटर लंबा और व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उसमें आने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। तो देखिए, घड़ा जिसको बोलते हैं, एक गोलाकार भाग है और इस पे एक बेलनाकार लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से, भले प्रॉपर ना बने, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है घड़ा, और इसका आयतन पूछ रहा है। तो इसमें आपको 2 चीज़ दिख रहा है, एक तो आपको बेलन दिख रहा है, एक आपका गोला दिख रहा है।
तो इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, यही ना, गोला का आयतन ये हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है आप सभी को पता होनी चाहिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका बड़ी आर को मान लेते हैं। अब देखिए जो मान है अब ढूंढते हैं कहाँ कौन सा मान है। ये जो बेलनाकार भाग का ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ से यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर है, और ये जो इसका व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए। और इस गोला का जो व्यास है वो आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है बस। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधे, तो इसकी त्रिज्या हमने छोटी आर मान लिया, और इसकी त्रिज्या ये जो है ये वाला, इसको हमने बड़ी आर मान लिया कि ये जो है आपका बड़ी आर है। बस यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान छोटे आर, यानी ये पूरा व्यास है 4, तो त्रिज्या कितनी आधी, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, एच कितना 7 प्लस 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान यानी टोटल व्यास 21 दिया है, टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या कितनी इसकी आधी यानी 21/2, 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, यही ना, क्योंकि आर क्यूब था तो आर क्यूब का मतलब क्या 3 बार गुना करना। तो इतना बात समझ चुके हैं, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि पाई को कॉमन क्यों नहीं लिए, कॉमन जानबूझ के नहीं लिए हैं ताकि कटाने में आसानी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 7 से कटाएंगे, ये 7 यहाँ 7 कट गया, फिर इसको 3 गुना 7 21, 21 से 21 खत्म, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, 2 से 11 टाइम, है ना। तो अब क्या बचा 22 गुने 2 दूनी 4 प्लस इधर क्या बचा 11 गुने 21 गुने 21, ये हो रहा। तो 22 चौके 88 प्लस 21 गुना 21 कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441, कम से कम याद तो होना चाहिए, ये 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो 21 गुना 21 441 गुना 11, अब 11 से गुना करने का हम लोग ट्रिक लगा लेंगे, 1 5 8 4 इतना आ गया 48 51। ओके, तो बस इसको ऐड कीजिए, आपका आंसर 9 8 5 13 8 1 9 4 39 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो क्यूब होगा, सब में क्यूब कर दीजिएगा, ये 3 नहीं है क्यूब है, ठीक। तो 39 सेंटीमीटर क्यूब ये राइट आंसर हो जाएगा। बस इस सब में कुछ नहीं, सूत्र आपको याद होनी चाहिए, बाकी बाद आसानी से बना लोगे, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, पानी और शरबत के 2 मिश्रण हैं, पानी और शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले में पानी और शरबत का अनुपात 5:1 है, ठीक है। यानी एक बर्तन पाला जो है उसमें वाटर और शरबत का अनुपात जो है 5:1 है, ठीक है। और दूसरा बर्तन जो है उसमें पानी और शरबत का जो अनुपात है वह 3:1 है, ठीक है। अब इसको कहता है 3:2 में मिलाना है, 3:2 में मिक्स कर देना है। तो आप समझिएगा यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो इसका जो लेना है, ये टोटल कितना 5 और ये टोटल कितना 6 और ये 4। तो इसको अगर मैं कहूँ यहाँ पर अनुपात में बांट कर कि अगर पानी सिर्फ कहा जाए तो 5 बटे टोटल कितना 6, और इसका अगर सिर्फ शरबत कहा जाए तो टोटल 6 है, 6 में से 1 शरबत है और 6 में से 1 शरबत है, ये बात समझ रहे हैं। तो टोटल यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पर पानी कितना 3/3 1
4 और उस शरबत कितना 1/4। देखिए इसको जब तक ध्यान से नहीं समझिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बात समझ लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत कम लोगों को समझ में आता है और बहुत कम लोग बना पाते हैं, ये बात समझ लीजिए। तो अब जो कह रहा है इसका जो हिसाब किताब लगाना है वह 3 के रिस्पेक्ट में लगाना है और इसका जो हिसाब किताब लगाना है वह 2 के रिस्पेक्ट में। टोटल यहाँ से कितना ये है 3 2 5, तो इसमें जो भी हिस्सा लेंगे वह 3/5 लेंगे। कितना लेंगे 3/, तो 5/6 का 3/5 लेंगे। ओके, और इसका भी 1/6 का 3/5 लेंगे। तो यहाँ से ये दोनों क्योंकि 3 के रिस्पेक्ट में ले लिए यहाँ से अनुपात में। अब इसका हिस्सा लेना है 3/4। अब जो इसका जो लेना है 2 के रिस्पेक्ट में लेना है, जो कि 2 टोटल कितना 5, तो 2/5 और इसका भी 1/4 का भी 2/5। बस इतना हो गया। अब आपका आंसर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो इसको कटाइए, यहाँ से ये तो ये कितना आ गया 1/2 और फिर इधर इसको कटाइएगा 3 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। ये अनुपात में ही निकल रहा है, ठीक। अब इसको कटाइएगा तो यहाँ से 2 बार में कट गया, तो यहाँ से 3/10 और इसको कटाइएगा तो 2, तो यहाँ से 1/10। अब पानी को पानी से ऐड कर दीजिए और जो शरबत है शरबत को शरबत से ऐड कर दीजिए, आपका आंसर। तो अंतिम अनुपात जो पूछ रहा है पानी और शरबत का, तो यहाँ पर कितना 1/2 और यहाँ पर कितना 3/10। फिर इधर यहाँ पर पानी कितना शरबत कितना 1/10 और यहाँ पर शरबत कितना 1/3 प्लस 1/3। तो बस इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 3 8/10। भिन्न का जोड़ तो जानते ही होंगे, और इसको हल कीजिएगा तो 1/3 नहीं दोस्त 1/10 आ रहा है। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, इधर भी 1/10 है, यहाँ भी 1/10 है, तो ये कितना आ जाएगा 2/10। तो ये 10 से 10 खत्म, ये 2 से ये 4 टाइम में और इधर 1, तो कितना निकल गया 4:1, और यही आपका राइट आंसर है। इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा हमने क्या किया, अन्यथा आप नहीं समझ पाइएगा। ओके नेक्स्ट, जुंको ने 1 वर्ष, इसका हालांकि देखिए मैं इस क्वेश्चंस का, ये तो मैं पूरा बेसिक से बताया हूँ, इस क्वेश्चंस का मैं सोच रहा हूँ इसका कोई शॉर्टकट निकालूं, लेकिन अभी हमें टाइम नहीं मिला शॉर्टकट इसका सोचने के लिए। तो इसको मैं अलग से वीडियो में इस तरह के जितने भी मिश्रण वाला क्वेश्चन होगा मैं अलग से इसको एक वीडियो में बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जुंको ने एक वस्तु को 220 रुपये में 12% की हानि पर बेचा, ठीक है, और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो पहले यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य ही दिया है, यानी आपको एसपी ही दिया है, सेलिंग प्राइस 220 दिया है, ठीक है, और हमें कह रहा है कि 12% की हानि हुई है। तो मान लेते हैं जो हमारा सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है वह है मेरा 100%, तो 100% सीपी है, तो लॉस अगर 12% का हुआ तो इसका मतलब एसपी जो होगा SP1 वह कहीं ना कहीं 88% होगा, इसमें 12% घटाइएगा तो, और 88% का ही मान यहाँ पर 220 दिया है, ध्यान से समझते जाइएगा। तो ये कट जाएगा आपका, कटा पिटा का हमको 100% बनाना है जो भी हो, ताकि मैं सीपी ज्ञात कर सकूं कि क्रय मूल्य कितना है। तो 22 से 4 बार में और ये 22 से
10 बार में। तो 4 को 100 बना सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, तो बना तो सकते हैं। तो 25 से गुना कर दोनों साइड 25 से गुना कर दें तो 100% बराबर जो मेरा निकल कर आ जाएगा कितना, 250। यानी हमें पता चल गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 250 रुपया था। अब हमें कहता है 10% लाभ पर प्राप्त करनी है। तो 250 की कोई वस्तु है। अब जो दूसरा SP2 जो बोल रहा है, बाद में कहता है कि हमें 10% लाभ पर बेचना है। SP2 जो 10% लाभ मतलब 100 पर 10% एक्स्ट्रा, यानी 110% पर बेचनी है। तो हमें 110% की मान चाहिए। 100% का मान 250, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 10% का मान कितना होगा, 25 रुपये होगा कि नहीं। एक जीरो कटा दें तो 10% का मान 25 रुपया, हमें 110 चाहिए। 100% का मान हमें 250 है, तो 110% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि इसमें 250 में 25 जोड़ दीजिए तो 275। 110% का मान कितना निकल कर आ गया, 275। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 110% का मान हमें यहाँ, और हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से कितना। लेकिन इन दोनों का अंतर, विक्रय मूल्य यानी SP2 और CP का अंतर, SP2 और CP का अंतर। तो SP2 कितना है, 275, और CP कितना, 250। इन दोनों का अंतर कितना, 25। हालांकि देखिए ये नहीं भी करते हैं तो आपका आंसर आता है। कैसे, सोचिए थोड़ा सा। जो ये 10% एक्स्ट्रा आया है, परसेंटेज में अंतर कितने का, 10 का। परसेंटेज में अंतर कितने का, 10 का। और 10% के अंतर के बराबर ही तो 25 रुपया है, तो यही मार देते हैं। तो ये जरूरी भी नहीं था करना, आसानी से निकाल पाते हैं कि नहीं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। 2 पाइप जब अकेले अकेले काम करते हैं तब एक टैंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट करते जाता हूँ। 2 पाइप है और भरने वाला है, तो मान लेते हैं पहला पाइप A है और दूसरा पाइप B है। A को 2 घंटा लग रहा है, A को 2 घंटा लग रहा है और B को 3 घंटा लग रहा है, ठीक है। और जबकि तीसरा पाइप टैंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते। नहीं, तीसरा पाइप कोई मैंने मान लिया C है, जो कि आप 6 घंटा में कर रहा है। इसको माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये निकालने वाला पाइप है, खाली करने वाला है। भरने वाले को आप जब भी लीजिए तो प्लस में लीजिए और खाली करने वाले को माइनस में लीजिए। इन तीनों का LCM निकालेंगे, जो भी टैंकी है वो उसकी क्षमता हो जाएगी, यानी टोटल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई टैंकी है, टैंकी में कितना पानी अटेगा, तो मैंने ये जो LCM इन तीनों का लिया, इसमें मान लीजिए 6 लीटर आ गया, तो इसकी टोटल क्षमता मान लेते हैं कि 6 लीटर या 6 यूनिट है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 6 यूनिट। अब इस 6 को हम 2 से भाग देंगे 3, 6 को हम 3 से भाग देंगे 2, 6 को हम 6 से भाग दें तो 1, लेकिन ये माइनस में क्यों, क्योंकि ये खाली करना। तो ये इसकी क्षमता निकल कर आ गया। क्या आ गया, क्षमता। ध्यान से समझिएगा, ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और इससे बहुत सारे प्रश्न आसानी से बनेगा, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है। तो इतना चीज हो गया। अब कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोला गया तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमने कई बार यानी पहले भी वीडियो में बताया कि इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल आपको करना है। कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हमें समय चाहिए, तो समय बराबर क्या, कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता, ये आपका होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। तो हमें समय ज्ञात करनी है जब तीनों एक साथ काम कर रहे हो। तो कुल कार्य कितना, फिर यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जब टैंकी का 1/6 भाग भरी हो, यानी 6 में से 1 भरी हो, यानी ऐसे भी कह सकते हैं 6 का 1/6 कितना, तो आपका जवाब होगा कि 1, यानी 6 में से 1 भरा है तो बाकी कितना है 5 यूनिट काम करवाना है, किससे, तीनों से।
किससे करवाना है? तीनों से। तो ये 3 काम करेगा, 3 भरेगा, और ये 2 भरेगा, तो 3 2 5 भर दिया। लेकिन ये बेचारा सी जो है ये 1 खाली कर देगा। तो टोटल कितना 1 घंटे में भराएगा? तो आपका जवाब होगा कि 4 भराएगा, है कि नहीं? तो अब इसको ये आपका ये समय निकल जाएगा घंटा में, इसको आप मिनट में चेंज कीजिए। तो यहाँ से 1 + 1/4 घंटा निकल कर है, नहीं 1 घंटा + 1/4 घंटा, तो ये घंटा में। तो आप इसको मिनट में चेंज कर दीजिए। 1 + 1/4 को आप मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना करना होगा। तो ये तो घंटा में है, ये मिनट में चेंज हो गया, तो यहाँ से घटाइएगा तो 15। तो 1 घंटा + 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट। थोड़ा तरीका को समझने का कोशिश कीजिए, हालांकि इस तरीके से कीजिएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। बाकी बात आपकी इच्छा किस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं तो सजेशन दूंगा कि इसी तरीके से कीजिए। और अभी तक अगर यह तरीका नहीं सीख पाए तो आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखिए, उससे क्योंकि जब देखते जाइएगा तो धीरे धीरे दिमाग में अटने लगेगा, अन्यथा एक बार में नहीं अटेगा। लेकिन थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए आप। कृष्णा एक निश्चित गति पर 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है, ठीक है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलाता है तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो जिस गति पर कृष्णा वास्तव में साइकिल चलाई वह गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो मान लीजिए उसकी वास्तविक गति जो है वह x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मान लेते हैं x किलोमीटर है। तो अब जो कह रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। टोटल कितना दूरी? 90, लेकिन वह 3 किलोमीटर कम से चल रहा है। मैंने वास्तविक माना x, तो 90 दूरी चलेगा कितना से? x - 3 किलोमीटर कम। उसके बाद जो फिर यही दूरी को अगर वह वास्तविक चाल से चले तो x यहाँ पर कुछ समय आएगा, यहाँ पर कुछ समय, और इन दोनों समय का अंतर जो है वो आपको 5 घंटे दिया है। क्योंकि यही तो बोल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा और यहाँ पर कम समय लगेगा अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले, तो इन दोनों का अंतर 5 घंटा दिया है। यहाँ पर बस मैंने कुछ नहीं किया है, समय बराबर जो लगाया है दूरी बटे चाल लगाया है, दूरी बटे चाल, और कुछ नहीं किया है। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन का सहायता ले लीजिए, या तो फिर क्या कहते हैं द्विघात समीकरण यहाँ पर निकल जाएगा आपका। तो बेहतर है कि आप ऑप्शन का सहायता लीजिए। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर x के जगह पर 18 आप पुट कर दें तो 18 में 3 गया तो कितना? 15, और 15 से 90 को भाग दीजिएगा तो 6 आएगा। और यहाँ पर 18 है माने हैं वास्तविक चल, 18 को 90 को 18 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। क्या इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है आंसर। तो दूसरा ऑप्शन क्या रखें? तो मैं डायरेक्ट सही वाला रखता हूँ, बाकी बात आपकी इच्छा, चेक करते रहिएगा। तो मैं 9 रखता हूँ। अगर x के जगह पर 9 रखूँगा और 9 में 3 जाएगा तो 6 आएगा, और 6 को यानी 6 से 90 को भाग दूंगा तो कितना आएगा? 15 माइनस x का मान मैंने 9 रखा और 9 से 90 को भाग दूंगा तो 10, और इन दोनों का रियल में अंतर कितना है? 5। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। बाकी बात द्विघात समीकरण से अगर बचना चाहते हैं तो ऑप्शन की सहायता लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें आंसर करने से मतलब है आंसर जल्दी आना चाहिए, ना कि हम और मतलब कि स्टेप में उलझे। थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन पर भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा बहुत शॉर्टकट पर ध्यान भी रखना होगा, तभी फिर आप जल्दी कर पाओगे, है कि नहीं। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर द्विघात समीकरण लगाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर आपका द्विघात समीकरण निकलता है, फिर आप x का मान निकालते हैं, तो फिर आप थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं, हो सकता है और 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाए, तो ज़्यादा समय लगता है। उससे बेहतर है कि ऑप्शन का सहायता लीजिए ना, क्या दिक्कत है कि नहीं। यदि 60/75 बराबर जो है
4/x के बराबर है, तो x का मान क्या है, इससे कोई इजी क्वेश्चन थोड़ी ना हो सकता है। 15 चौके 15 पचे, तो ये 4 से 4 खत्म, तो x बराबर कितना 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको कीजिए। देखिए दोस्त, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर रुके हुए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए। और तो मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें ये वीडियो प्रॉपर मिलते रहे हर दिन 9 PM पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है कि नहीं। मैं प्रायः 9 बजे प्रतिदिन आपको एक वीडियो देता हूँ। इससे पहले जो है मैंने एलपी का फुल एलपी टेक्नीशियन का पूरा सॉल्यूशन करवाया, जैसे कि टोटल पहले जो एग्ज़ाम हुआ है CBT 1 और 75 क्वेश्चंस के 75 क्वेश्चंस का मैंने फुल सॉल्यूशंस करवाया, जैसे कि जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी को सॉल्व कराया। सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ दिया, जो कि करंट अफेयर 2-4 को रहता था पर सेट में, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें 2017 और 18 का करंट अफेयर है, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उतना पीछे का कोई करंट अफेयर पूछता नहीं है। लेकिन बाकी बात जो क्वेश्चन है तो वह कहीं ना कहीं रिपीट तो होगा। तो ये बात देखिए, मैं इसलिए ये सब बात बता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्यों करनी चाहिए। दोस्त, एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम आप 20 प्रीवियस ईयर पेपर लगा कर जाइए। आपको जितना फ़ायदा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से मिलेगा, उससे आप एक्स्ट्रा कहीं अगर भी पढ़ते हैं बुक भी, तो उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख लीजिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया है, और उस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्लियर कीजिए। भले मान लेते हैं कि अभी जो भी क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर में डाटा अलग हो सकता है एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें डाटा अलग, लेकिन तरीका तो वही रहेगा ना, सॉल्यूशन करने का तरीका, क्वेश्चन जो होगा सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ आपका डाटा चेंज रहेगा और कुछ क्वेश्चंस चेंज रहेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से तो मिलेंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि देखिए, मैंने भी तो कई एग्ज़ाम दिए हैं और कई एग्ज़ाम निकाले भी हैं, जैसे आपका हो गया ग्रुप डी, NTPC, इन सभी का मैंने एग्ज़ाम निकाला है, जिसमें कि CBT 1, CBT 2 दोनों क्वालिफाई किया है। तो इसलिए मैं भी जब एग्ज़ाम गया था देने, तो मैं कम से कम मेरे में से जितने भी टेक्स्ट बुक नाम की कोई चीज़ जानते होंगे कि टेक्स्ट बुक और एक ग्रेड अप होता था, फिर अड्डा 24 जो था उस सब पे टेस्ट प्रोवाइड करता था। मैं सभी के सभी को टेस्ट प्रीवियस ईयर लगाया और प्लस में बुक से भी लगाया था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते तो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आराम से कीजिए और बुक से भी करने का कोशिश कीजिए, या ऑनलाइन वगैरह भी टेस्ट मारा कीजिए, जहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मैं तो बस सजेशन ही दे सकता हूँ ना, करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। कीजिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो। निर्देश दिया गया वृत्तालेख जो भी है इसको पढ़ने का कोई ज़रूरी है नहीं, जो यहाँ कह रहा है वो देखिए। मानव शरीर में कौन से 2 खनिज की आवश्यकता लगभग समान प्रतिशत में होती है? लगभग समान, तो यहाँ पर हमें पोटेशियम 9% दिख रहा है और सोडियम 8%, बस 1% का अंतर है। यही दोनों तो लगभग हैं, तो इसी को मारिए ना, सोडियम और पोटेशियम, राइट है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए दे देता है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को कीजिए। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा है, दंड आलेख जो भी है फलना निकलना, उसको भाड़ में जाने दीजिए। अब नीचे देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा फल का चयन न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा किया गया है, यानी सबसे कम विद्यार्थी। ये जो भी डाटा है, ग्राफ जो दिया गया है वह विद्यार्थी का ग्राफ दिया है कि एप्पल जो खा रहा है वह 12 व्यक्ति खा रहा है, और ऑरेंज जो खा रहा है वह 14 व्यक्ति। सबसे कम क्या खा रहा है, तो आपका जवाब होगा कि ये ग्रेप्स जो है, और ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अंगूर, है कि नहीं। जैसे आजकल रील वायरल हो रहा है ना, इतना नहीं पता है आपको ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस तरह से
थोड़ा, लेकिन वो वाला नहीं, ग्रेप्स का रियल में हिंदी में अंगूर होता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। दिए गए प्रश्न का अध्ययन कीजिए और निर्णय लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक गेंद का वजन समान है, तो 10 लोहे के गेंदों का वजन क्या है। ठीक है, तो पहला कथन अगर हम देखें कि प्रत्येक गेंद का वजन का 1/4, मान लेते हैं कि प्रत्येक गेंद का वजन जो भी है x है, उसका 1/4 5 kg के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक गेंद का वजन कितना, नहीं x, एक गेंद का वजन को हमने x माना और उसका 1/4 5 है, तो इसका मतलब x बराबर यहाँ से कितना निकल कर आएगा 20 kg, यानी एक गेंद का वजन 20 kg निकल गया। तो हम आराम से कह सकते हैं कि 10 गेंदों का वजन कितना होगा, 10 से गुना कर देंगे तो आपका जवाब होगा 200। तो पहला कथन से तो हम कह सकते हैं कि आंसर आ जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं, 3 लोहे की गेंदों का कुल वजन 2 लोहे की गेंदों के कुल वजन से 20 kg ज़्यादा है। एक गेंद को हमने x kg मान लिया, तो 3 गेंदों का कुल वजन कितना 3x, और 2 गेंदों का कुल वजन कितना 2x, और इन दोनों का अंतर कितना 20 kg। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 20 kg, है कि नहीं। तो एक गेंद का वजन 20 kg निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि 10 गेंदों का वजन क्या है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों अकेले अकेले पर्याप्त है। तो यहाँ पर कथन पहला जो है ऑप्शन, कथन 1 और 2 अकेले पर्याप्त है, ये राइट हो जाएगा। तो बस ये सब क्वेश्चन सिर्फ समझने लायक है, और इसी सब क्वेश्चंस पे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्वेश्चन हार्ड है। नहीं दोस्त, ये सब क्वेश्चन बस समझने वाला होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल 20, तो उनमें से एक संख्या इतना है, तो अन्य संख्या क्या होगी। बस इसको क्या करना है, इसी 20 को 1.25 से भाग दे दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल है, यानी x y का गुणनफल 20 है, और मान लीजिए उनमें से किसी x का मान आपको 1.25 दे दिया है, तो बस भाग ही तो लगाना है। जैसे यहाँ पर x का मान 1.25 पुट कर दिए, तो 20 बटे वही तो आएगा। तो इसको कटा सकते हैं, ऊपर पॉइंट हटा दीजिए, है कि नहीं। बस अब कटाइए, 25 से 5 बार, 25 से 25 अट्ठे 280, 80 बार में कट जाएगा, 5 से ये 16 बार में, नहीं ये आपका राइट आंसर 16। ओके, देखिए जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की आयु जॉन की आयु की 1.5 गुनी थी। जिल अब कितने वर्ष का है, यानी 10 वर्ष का, कहने का मतलब कितने वर्ष का है। तो मान लेते हैं जॉन की आयु x है और जिल की आयु y है। तो जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है, यानी जिल बड़ा है, y माइनस x बराबर 15 कह सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन क्या, अगर 12 वर्ष पहले इनकी वर्तमान आयु को x y माना है, ठीक है। तो 12 वर्ष पहले जिल की आयु क्या y माइनस 12, और 12 वर्ष पहले जॉन की आयु क्या है x माइनस 12। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिल की आयु जॉन की आयु का 1.5 गुनी, तो जॉन की आयु को x माने, यानी इसका 1.5 गुनी। 1.5 गुनी कहने का मतलब सीधा 3/2 लिखिए ना, ये दोनों इक्वल है। बस यहाँ से आप x y का मान निकाल सकते हैं, या अनुपात जो भी निकल जाए। देखिए क्या निकलता है, सोल्व कीजिए। तो y माइनस 12 और यहाँ से 3x/2। अच्छा, इस 200 इधर गुना क्यों ना कर दें, काहे ले इतना करने जाएंगे। देखिए समझिए, इस 3 से इसमें गुना कर दीजिए, इस 2 से इसमें, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। 12 दूनी 24, और इधर 3x, यहाँ माइनस 12 दिया 36। तो यहाँ से 2y माइनस 3x बराबर माइनस का 36 प्लस 24 कितना हो गया। तो 2y माइनस 3x बराबर, तो माइनस का
8 इतना। तो 2 इक्वेशन मिल गया, यहाँ पर हमें क्या हो गया, 2 इक्वेशन मिल गया। तो बस अब इक्वेशन को हल कर लीजिए। यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर कितना 15। तो या तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन लगा दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि विस्थापन, प्रतिस्थापन लगाना यहाँ पर हमें आसान लग रहा है। हालांकि इसका और भी शॉर्टकट तरीका हो सकता है, चलिए मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर y बराबर हम कह सकते हैं कि 15 प्लस एक्स है कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं। ये y बराबर 15 प्लस एक्स, तो 2y के जगह पे 15 प्लस एक्स माइनस 3x बराबर माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 प्लस 2x माइनस 3x बराबर माइनस का 8। तो ये 30 यहाँ पर प्लस 2x माइनस 3x, तो माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस 8, और 30 जो है प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में, माइनस का 38, तो माइनस x बराबर माइनस का 46। तो हमसे पूछा किसका है, जील का, और जील की उम्र को y माना है। तो यहाँ से x निकला यानी जॉन का उम्र निकला है, तो y बराबर हमें निकालना, y बराबर कितना है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 15 और x का मान कितना 46। 15 और 46 कितना आ गया, 6 1 7 और 5 57, कितना आ गया 57। तो ये तरीका तो बिल्कुल बेसिक था, तो हम लोग बेसिक से ना करते हुए थोड़ा सा शॉर्टकट करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, इसमें इस वाले में एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत होता है। इसमें कोई ऑप्शन है क्या, डायरेक्ट क्लियर करने का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलिए इतना समय ही कम हो जाएगा। देखिए जॉन के उम्र को JN मान लेते हैं और जील को JL मान लेते हैं। ठीक, JL मान लेते हैं जील। तो जील से 15 वर्ष छोटा है कौन, जॉन। अगर ये x वर्ष का है तो ये x माइनस 15 वर्ष का। ठीक है, तो ये दोनों की वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, तो 12 वर्ष पहले तो x माइनस 15 माइनस 12, इसमें भी x माइनस 12। कहा क्या है कि जील की आयु जॉन की आयु की 1.5 गुनी, यानी इसकी आयु का 1.5 गुनी। ठीक है, यानी 3/2 गुनी। तो यहाँ से आप हल कीजिएगा तो बराबर में इक्वल कर देना है यहाँ पे जो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग कह रहा है। तो ये 3x माइनस 15 माइनस 12 27 81। ठीक, 2 से इधर 2x माइनस का 12, 2x माइनस का 24। ओके, इतना। तो इसको इधर लेते आइए तो 3x में 2x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, है कि नहीं। तो इधर 81 माइनस में तो उधर प्लस में 81 जाएगा, और 81 में 22 घटाइएगा तो 11 में 2 गया 9, और 7 में 2 गया 12 में 24 होता है दोस्त। तो 24 घटाना है, 11 में 4 गया 7, और 7 में 2 गया 5, 57। x बराबर 57। तो यहाँ पर कहा है कि जील, और जील की उम्र कितना है, x ही तो है, और x बराबर 57। तो ये शॉर्टकट आराम से निकल सकता है। इतना सा में आप इक्वेशन नहीं लगाना चाहते तो बस आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। चौदह 21 35 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समावर्तक कहने का मतलब, लघुत्तम समावर्तक का क्या मतलब होता है, जो कि दी गई सभी संख्या से पूरी तरह कट सके। वह बड़ी से बड़ी नंबर
वह बड़ी से बड़ी नंबर जो दी गई सभी संख्या से आसानी से कट जाए। और एलसीएम का एक रूल और भी है कि इनमें जितनी भी संख्या है इससे छोटी नहीं हो सकती है, इससे ऑप्शन छोटी नहीं हो सकती है। तो ये कटा, आंसर छोटा नहीं हो सकता। 14 से कभी आंसर छोटा नहीं हो सकता, 21 से छोटा नहीं हो सकता, 35 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा बात हमने यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा ज्ञान आपको होना चाहिए शॉर्टकट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है 7 गुना 5, और यहाँ पर भी क्या है 7 गुना 3, तो यहाँ पर 7 गुना 2। ठीक है। तो 7 से तो ये सभी ऑप्शन कर रहे हैं, लेकिन 3 से क्या, ये जो 3 आपको दिख रहा है 3 से सभी ऑप्शन कट रहे हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। 3 से कटने का रूल होता है कि 3 उसको जोड़कर 3 से भाग लगाइए, अगर लग जाए तो हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो कि 3 से कट रहा है कि नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह सोल्व किया जाए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। जो ये बस बोर्ड मास का प्रश्न है, ये ऐसे होगा। ठीक, तो यहाँ से पहले यहाँ पर एक चीज़ था, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था। ये मैं यहाँ पर बार ब्रैकेट लगा हुआ था रेकरिंग वाला। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको आप जब भी आए ब्रैकेट में तो पहले इस ब्रैकेट को आप हल कीजिए। तो यहाँ पर मैं 28 में 29 घटाइएगा तो -1, और यहाँ पर पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 27 + 1, तो इतना पूरा को हल करने पर 28। देखिए ये सब क्वेश्चन को आप मैन में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 28 में यहाँ पर -28 में 26, यानी 26 में 28 घटेगा तो -2। यहाँ तक में कितना आ गया, यहाँ से टोटल हल करने पर -2 आ गया। अब माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी 25 + 2 27, तो यहाँ तक हल करने पर प्लस का 27 आया है। तो 24, और यहाँ इसको प्लस का 27 आया है, और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस 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 27 यहाँ पर होगा। अब 24 में 27 घटाइएगा तो -3 आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसको लिख कर ही सोल्व करें, आप इसको मन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मन के अंदर ही, एक नहीं। सेम प्रश्न यहाँ भी है, बस यहाँ पर देखिए 16 को 8 से भगा दीजिए तो कितना आएगा 2, और इधर -2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो 12 प्लस यहाँ पर प्लस, और इसका जो करेंगे टोटल हल तो -18 आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -18, और इधर क्या आया -2, 18 2 -20 12 -20, तो 12 में 20 घटाइएगा तो -8, जो कि ऑप्शन में किधरों नहीं है, ऑप्शन हो सकता है गलत हो गया हो। -8 आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट, या तो हो सकता है क्वेश्चन में कहीं एरर हो, या तो ऑप्शन ही गलत हो। ओके, नेक्स्ट, इसको भी कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। -4, पहले मैं कहता हूँ ब्रैकेट वाला हल कीजिए। तो ब्रैकेट में भी किसका पहले भाग का कम होगा, है कि नहीं? बोर्ड मास का रूल तो जानते होंगे। तो 12 को 4 से भाग दीजिएगा तो 3 आने वाला है। देखिए अब 12 को 4 से भाग दीजिएगा 3, तो -3 और -7, तो माइनस का 10, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस, इधर का माइनस इधर का माइनस प्लस में बदल जाएगा, और इधर -4, तो प्लस, इसको जब हल कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। -4 में +10 ऐड कीजिएगा तो प्लस का 6 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चंस को करने में देखिए बहुतों को दिक्कत होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ सबको दिक्कत होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, 5 पुरुष 10 महिला एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो 3 पुरुष 4 महिला उससे कितने दिन में पूरा काम करेगा? तो आपको तो अभी भी बताया कि काम बराबर क्या फॉर्मूला, टाइम इनटू क्षमता, यानी इफिशिएंसी, टाइम इनटू इफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। इससे देखिए इस कॉन्सेप्ट से इसको भी बनाते हैं। 5 पुरुष ले लें या
10 महिला ले लें, ठीक है, यहाँ पर पुरुष को P से महिला को, तो यहाँ से पुरुष और महिला का अनुपात क्या निकल कर आएगा? तो आपका जवाब होगा कि 10/5, यानी 10/5 कहने का मतलब 2/1, यही ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुरुष और महिला का रेशियो निकल कर आया, ये क्षमता का अनुपात निकल कर आया। किसका अनुपात? क्षमता का। इस बात को समझिए, अगर जो पुरुष यानी जो महिला की क्षमता 1 है और पुरुष की क्षमता 2 है, यानी एक दिन में अगर 2 पुरुष काम करेगा तो वही जितना काम 2 पुरुष करेगा उतना ही काम एक दिन में एक महिला के बराबर होगा। तो ये 2 क्षमता का अनुपात निकल कर आया। बस अब आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलिए। तो 10 यहाँ पर किसी को भी ले लीजिए, 5 पुरुष ले लीजिए, 10 महिला ले लीजिए, किसी एक को लेना है। तो किसी को मैं ले लेता हूँ, 10 महिला को ले लेता हूँ। 10 महिला कितने दिन में? 20 दिन में। तो ये टोटल काम हो गया, यानी यहाँ पर आदमी, यहाँ पर MDH भी लगा सकते हैं, MDH यानी कितना पुरुष है, आदमी कितना है, दिन कितना लग रहा है, घंटा कितना लग रहा है, तो वही मैं यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर टोटल काम। फिर कहता है अगला वाला कि जो भी काम यहाँ पर हुआ ये टोटल काम हुआ, जो भी हुआ आगे जो काम करेगा 3 पुरुष करेगा, 4 महिला करेगा, तो इसको कितना समय लगेगा? तो इसको मान लेते हैं T समय लगेगा। तो अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए कितना आसानी से आंसर आएगा आपका। नहीं आए तो फिर कहना। तो 10 महिला का अनुपात में क्या लेना? महिला का अनुपात में क्या लेना? 1। तो M के जगह पर 1 गुना 20। फिर 3 पुरुष के जगह पर 2 लेना है, प्लस का 2 प्लस 4 महिला के जगह कितना लेना है? 1 गुना T। तो यहाँ से कितना? 200, 3 दूनी 6, 4 10। इसको सोल्व कीजिएगा टोटल को, तो 10 गुना T। तो यहाँ से T निकल कर कितना आ गया? 20। यही तो पूछ रहा था कि जब 3 पुरुष और 4 महिला करे तो काम कितना समय में होगा? तो मान लिया मैंने T समय में, तो ये 20। तो देखिए इस तरह से कैसे आसानी से निकल गया। उसके बाद आपकी इच्छा आप इसको कैसे लगाते हैं। और फिर से मैं कहता हूँ कि देखिए दोस्त, इस तरह के वीडियो बनाने में, PDF बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है दोस्त। तो थोड़ा सा आप लोग कुछ सोचिए कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको एक लाइक सब्सक्राइब में क्या जाता है? कुछ लगता है क्या? नहीं ना। तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका एक लाइक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी आगे वीडियो बनाऊं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दूं, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपका ALP टेक्नीशियंस में ही काम आएगा। देखिए दोस्त, मैथ साइंस वो चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ में काम आता है। मैं जैसे आपका एग्जांपल लेता हूँ एक, कि आप अगर बिहार पुलिस भरे होंगे तो उसमें भी मैथ पूछेगा, भले उसमें कम पूछे। और अगर मान लीजिए उसमें क्वेश्चन बेलन पर आ गया, तो क्या उसमें बेलन का जो फार्मूला होगा, या तो फिर आप LP का ही एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बेलन का आ गया, तो क्या उसके लिए अलग से फार्मूला लगाइएगा क्या? कि दोनों जगह सेम ही काम आएगा। तो देखिए मैथ और साइंस वो चीज़ है ना जो कहीं भी काम आ जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का, चाहे GD का, जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैथ साइंस आपका बेकार नहीं जाएगा। अब चाहे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन बनाएं, भले सिर्फ पैटर्न बना दिया है कि हाँ ये इसका है, ये उसका है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि सिर्फ ये LP में ही आएगा। क्योंकि दोस्त मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने ग्रुप D के लिए कभी तैयारी नहीं किया था कि ग्रुप D का एग्ज़ाम निकालेंगे। मैंने NTPC के लिए तैयारी किया था और मैंने NTPC के साथ साथ ग्रुप D भी क्वालिफाई कर गया। तो हमें काम कहाँ आया? जो चीज़ हमने इसमें पढ़ा वही चीज़ तो इसमें काम आ गया है कि नहीं?
तो ज़रूरी नहीं है कि वह आपके सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में काम आएगा। ये वीडियो सभी के लिए जो है लाभदायक हो सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाइए 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए, फिर 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। सोल्व कीजिए इसको, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। चलिए मैं बड़ी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में थोड़ा आसानी होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इसको ये ऊपर चल इससे भाग दीजिएगा तो ये सिर्फ माइनस वाला आएगा 1 माइनस साइन ए, और प्लस इससे भाग दीजिएगा इस पूरे को तो यहाँ पर प्लस वाला आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, है कि नहीं। तो ये एगो साइन ए माइनस में, एगो साइन ए प्लस में, तो ये तो कट गया। तो ऊपर क्या बचा, 2 बटे, नीचे में देखिए जब इस तरह का टर्म हो, जब कहीं अगर आप फार्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम टर्म लगा दीजिए ना, दोनों जगह तो सेम चीज़ है, माइनस प्लस का फ़र्क है, यही ना। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो बटे जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए होता है। क्या हम इतना के बराबर में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर ए। तो 1 बटे कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर अगर 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, तो ये 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 2 सेक स्क्वायर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए, अगर मैं बड़ी यहाँ पर सब जगह बड़ी कर दिया है, चलिए अब समझने में आसानी हो जाएगा। ओके, तो बस ऐसे था, फार्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 2000 केजी का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को टक्कर मारता है। तो टक्कर के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। आप संवेग संरक्षण नियम पढ़े होंगे कि P1 अनुपात P1 के बराबर P2 होनी चाहिए। ये संवेग संरक्षण, ये नियम आपने पढ़ा होगा। अब संवेग, चलिए यहाँ पर अब मैं फार्मूलाएं लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। ये जो आपका चाल है, ये 2 आपका किसका, ट्रक का चाल है। ट्रक की प्रारंभिक वेग को हम u मानते हैं, u1, और u1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ट्रक की अंतिम वेग को हम v1 मान लेते हैं। जब टकराया ट्रक तो 8 मीटर की चाल से चलते गया। टक्कर होने के बाद, टक्कर के पहले कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टक्कर के बाद 8 मीटर, और उसका अंतिम वेग था 8 मीटर पर सेकेंड v1। अब उसी तरह सेम टू सेम होगा कार का प्रारंभिक, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, कार का प्रारंभिक वेग जो आपका हो जाएगा वह u2 मान लेते हैं। u2 बराबर, नहीं पता है तो अच्छा, पता तो है क्योंकि खड़ी है कार, तो इसका मतलब 0 मीटर
पर सेकेंड। जब खड़ी है कार तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कार का अंतिम वेग, कार का अंतिम वेग आपका हो जाएगा यहाँ पर कार का अंतिम वेग v2, जो कि 8 मीटर। जब टकराया तो दोनों 8 मीटर की स्पीड से जा रहा है, तो इसका भी अंतिम वेग सेम टू सेम हो जाएगा। इसका भी अंतिम वेग क्या होगा, सेम टू सेम। तो देखिए अब दोनों का समवेग यहाँ पर लगा दीजिए, दोनों का समवेग लगा दीजिए। तो जैसे एक फार्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। बस इसमें मान पुट कीजिए, आपका आंसर। हमें द्रव्यमान तो दिया ही है कि एक का द्रव्यमान जो है ये किसका, ट्रक का है। अन्य ट्रक का द्रव्यमान को m1 मान लेते हैं, m1 2000 kg, ठीक है। m2 हमें पता नहीं, तो m2 हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान पुट करते हैं, m1 कितना 2000 kg, m2 कितना पता नहीं कितना है, लेकिन u2 कितना 0, क्योंकि 0 प्रारंभिक वेग था उसका 0। m1 कितना 2000 और यहाँ पर v1 कितना है, v1 8 प्लस m2 हमें निकालनी है v2 8। ये आया। तो इसको अब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ाऊं, समझिएगा। इसको ये तो 0 हो गया कट पिट के, यहाँ से ये kg था, हटाइए kg को, तो यहाँ पर 8 u1 कितना था 8 गुना में 8 था, ठीक। तो 2000 गुना 8 तो 16000। इधर कितना, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, मान बैठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए दोस्त, गलती हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि गलती हमसे नहीं होगा, हम कोई भगवान नहीं है, गलती हमसे भी हो सकता है। m1 2000 है और u1 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात समझ गए। यहाँ पर मान को पुट कीजिए, तो ये कितना हो गया 20,000 हो गया। कितना हो गया 20,000, एक 0 एक्स्ट्रा चिपक गया। तो यहाँ पर 8 दूनी 16,000, ठीक, प्लस m2 इंटू 8 इतना। तो 20,000 में 16,000 घटाइएगा तो 4,000, और इधर m2 गुना 8, तो इससे 8 से भाग दे दीजिएगा, ये कितना आएगा 500 kg आ गया m2, यानी द्रव्यमान, यानी कार का वजन जो है 500 ग्राम है, 500 kg है, 500 ग्राम नहीं। इतना हल्का कहाँ से कार होगा, वो तो खिलौना वाला होगा, है कि नहीं। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा गौर से। ये बस फार्मूला बेस्ड है, हमें फार्मूला याद था इसलिए बन गया, नहीं तो हमारी भी बस की बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, 10 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 16, 10 टू पावर 16 इतना होता है, ठीक। तो हमें 10 कूलम के बारे में पूछा है, तो इसको 10 बनाने के लिए 10 से गुना कीजिए, तो इधर भी 10 से गुना कर दीजिए, 6.27 इंटू 10 टू पावर 16, ये गुना 10, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे इसको यहाँ इसके पावर पे कितना 1 होता है, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर, जब बेस समान और
और गुना में है तो पावर ऐड हो जाता है, नहीं 10 पावर 17। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सब ऑप्शन भी नहीं। अच्छा हाँ है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 17 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, नहीं 10 कूलम आवेश के बराबर। बस आपको ये याद होनी चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन सकता है। ओके, अगर मैं इसका मान सही बता रहा हूँ तब, नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये सब मान आदमी भूल भी जाता है, हालांकि मेरे उम्मीद से तो उतना ही होना चाहिए। मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आंसर गलती हो जाएगा। 1 मिनट में गूगल कर लेता हूँ। वन कूलम इक्वल इक्वल टू क्या बचा है? 1 मिनट बस आ रहा है। गूगल भी जल्दी नहीं दे रहा है। 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, देखिए गलती 18 होता है, इसलिए कहा कि दोस्त हो सकता है गलती 18 होता है। अब अगर 18 है तो यहाँ पर भी 18, तो ये 19 हो जाना चाहिए था, जबकि ये ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में है नहीं, ये गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका पॉइंट अगर हटाइएगा तो 6.25 नीचे में 10 पर पावर, या तो 100 कह सकते हैं, 10 पर पावर यहाँ पर 19 है। तो 6.25 इंटू इसको 10 पर पावर 2 तो लिख सकते हैं ना इस 100 को, और यहाँ पर 10 पर पावर 19, तो भागाम पावर घटता है, आपको पता है ना। तो 625 गुना 19 में से 2 घटा दीजिएगा तो 17 हो जाएगा, 10 पर पावर 17, यानी 625 इंटू 10 पर पावर 17, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 कूलम आवेश बराबर, ये याद रखिएगा। हालांकि ये सब याद रहना चाहिए, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से भी हो सकता है। 2 एम्पियर की एक धारा 5 मिनट में 24 वोल्ट कार हेड लाइट के माध्यम से प्रभावित होता है, तो इस दौरान कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर आपको दिया है धारा यानी I बराबर 2 एम्पियर टाइम 5 मिनट और वोल्ट 24 वोल्ट, ठीक है, विभवांतर 24 वोल्ट दे दिया है आपको। तो हमें 2 चीज़ यहाँ पर SI यूनिट में दिख रहा है, तो इसको भी आप SI यूनिट में चेंज कीजिए। तो समय का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो इसको सेकेंड में चेंज कीजिए, 5 गुना 60, ठीक है। तो यानी इस दौरान उष्मा का स्थानांतरण कितना होगा? तो एक फॉर्मूला होता है H बराबर यानी हीट बराबर ऊर्जा जो होता है H बराबर VIT, ये आपका फॉर्मूला होता है। V कितना 24, I कितना 2, T कितना 5 गुना 60। बस इसको सोल्व कीजिए, 5 दूनी 10 और 24 छके 144 और 10 यानी 00, इतना जूल, ठीक है, इतना जूल आपका। बस ये फार्मूला बेस्ट था। देखिए इस प्रश्न करने के लिए आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर प्रतिरोधकता दिया गया है, ना कि प्रतिरोध। प्रतिरोध देता तो आप कह सकते हैं कि लंबाई पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोधकता
तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ की यानी उसका जो है कि क्वालिटी क्या है पदार्थ की, उस पर डिपेंड करता है, ना कि लंबाई पर, ना व्यास पर, ना घनत्व पर, उसकी तार की पदार्थ पर कि वह पदार्थ किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट, ये सिर्फ फार्मूला है। ध्वनि की आवृत्ति f तरंगदैर्घ्य, ये क्या मिस्टेक हो गया है, आवृत्ति इतना यानी चाल भी दे दिया है, तरंगदैर्घ्य को आप लैम्डा से सूचित करते हैं। ओके, तो ये बस इससे फार्मूला रिलेटेड क्या फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी f बराबर जो होता है v बाय लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, चाल बटे तरंगदैर्घ्य, ये आपका फार्मूला है, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट, 0.5 एम्पियर की एक धारा 20 मिनट के लिए बिजली के बल्ब के फिलामेंट से प्रवाहित होती है, तो परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है? विद्युत आवेश की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, Q बराबर I T यानी धारा गुना समय। तो हमें धारा कितना दिया है 0.5 एम्पियर, SI यूनिट में ना है, और मिनट कितना दिया है 20 मिनट, और लेकिन ये SI यूनिट में नहीं है, तो 20 मिनट को आप सेकंड में बदलिए तो गुना 60 यानी 20 गुना 60, तो पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10, तो ये कट गया एक 0, 6 दूनी 12 12 पंचे 60 यानी 600 गुलाम, 600 गुलाम इसका राइट आंसर है। ये सब के लिए आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, और इस सब से अगर यह सब फार्मूला याद रहा तो आप आसानी से अच्छा खासा नंबर ला लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये सबको सभी को तो फार्मूला याद होता नहीं है, तो जिसको याद है तो वो नंबर आराम से लाएगा, है कि नहीं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि युग्म को समान इकाइयों का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर धारा को एम्पियर, विद्युत आवेश को कूलाम में करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। कार्य को आप जूल में मापते हैं, गतिज ऊर्जा को भी जूल में, तो ये आपका सही है। तो बाकी बात इधर शक्ति हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, वजन, ये सब अलग अलग है। शक्ति को वाट में, संवेग को केजी मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। फिर आपका वजन हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। त्वरण को तो आपको पता ही है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर, तो एक ही यूनिट से किसको किसको माप सकते हैं, कार्य और गतिज ऊर्जा को। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पर क्षेत्र की तीव्रता डैश पर अधिकतम होती है, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण जो वैल्यू होती है, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह कहाँ पर होता है? तो आपका सबसे जो अधिक होता है वह ध्रुव पर होता है, और अगर सबसे कम पूछा जाए तो आपका भूमध्य रेखा पर होता है सबसे कम, तो इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन अगर आप पूरा नहीं देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप मिस कर जाइएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कीजिए। द्रव्यमान 8 kg की एक वस्तु 16 kg मीटर पर सेकंड के संवेग के साथ घूम रहा है, तो 0.4 न्यूटन का बल 20 सेकंड के लिए वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना होगी? यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब कार्य पूछ रहा है। W बराबर तो एक हाफ mv² या हाफ mu², ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें चाहिए द्रव्यमान तो है मेरे पास, v और u चाहिए, तो v और u हम कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका संवेग दिया, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? mv
और जो कि हमको 16 kg दिया है, 16 kg मीटर पर सेकेंड। एम तो हमें पता है कि 8 है। एम कितना है? 8 है। एम मेरे पास 8 है और भी हमें ज्ञात करनी है और ये 16 है। तो यहाँ से 16 kg, ये भी kg में है तो kg खत्म है और यहाँ पर 8 से ये 2 बार में कट गया ना, तो v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। v बराबर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें u ज्ञात करनी है। v तो हमें मिल गया, v हमें मिल गया। अब u कहाँ से निकाल सकते हैं? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ये क्या है? आपका बल है। बल का फार्मूला क्या होता है? एम ए एफ बराबर एम ए होता है कि नहीं? और एम ए का मान कितना? 0.4 न्यूटन। और यहाँ पर एम का मान हमें 8 kg है, तो यहाँ से ए निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? ए निकल जाएगा और 0.4 यानी ए बराबर 0.4/8। ये SI यूनिट में ही था, तो कहने का मतलब यहाँ से उड़ा दीजिएगा तो 1/20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें त्वरण मिल गया, हमें त्वरण मिल गया। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, v बराबर u प्लस AT। तो क्या यहाँ से हम u नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। v कितना है? 2। u निकालनी है। a कितना? 1/20। t कितना? आपका t 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2 बराबर, ये तो 20 से 20 कट गया, तो u बराबर कितना? 1। u बराबर 1 और प्लस यहाँ है ना, प्लस, तो इधर घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। u बराबर क्या? 1। बस इसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जैसे मैं कहता हूँ। अब यहाँ पर पुट कीजिए। हाफ m तो दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। हाफ m का मान कितना? 8 kg। तो 2 का स्क्वायर, आपका 2, v कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से ये कट गया, तो ये कितना? 4 में 1 गया 3, तो 4 3 12 जूल। ये कैसे? 1 मिनट में फिर से देखने का कोशिश करता हूँ। MV 8 kg, 16 kg, तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। ठीक है, और 20 सेकेंड के लिए वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। तो अच्छा, गति के दिशा में लगाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपका, ये प्रारंभिक वेग ही है। क्या है? u का ही मान है। u का मान, यहाँ से v का मान हमें निकालना है। u का मान दिया है, हमें v ही फाइंड करना है। तो देखिए, हो सकता है मिस्टेक। तो यहाँ से देखिएगा, v का मान यहाँ से निकल जाएगा। u का मान कितना? 2 प्लस a का मान कितना? a का आपका मान 1/20 और t कितना है? 20। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 20 से 20 खत्म, तो v बराबर 3 निकल कर आ गया। v बराबर 3। तो ठीक है, अब यहाँ पर पुट करिए। अब यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, चलिए मैं इसको कहीं और शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाफ m तो दोनों में तो कॉमन आ जाएगा। हाफ m का मान 8 और 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से w बराबर कितना आ जाएगा? ये 4 से 4 कट गया और 9 में 4 गया तो 5, यानी 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 20 जूल आपका राइट आंसर। अच्छा, अवशोषक ऊष्मा का एक अच्छा उत्सर्जक होता है। यह किसका नियम है? यह किरचॉफ का नियम है। ओके,
नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय दार्शनिकों में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? इसमें तो गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक ही थे, महावीर आपका जैन धर्म का, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। एक जीके का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया है, तो कर लेते हैं। पतंजलि भी, ये नागार्जुन भी जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन पतंजलि ये योग दर्शन के संस्थापक थे। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। माँ की बात यही तो पूछ रहा है, संबंध नहीं है बौद्ध धर्म से, तो ये पतंजलि का बौद्ध धर्म से संबंध नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। मैं इसको डालने का कोशिश करूँगा, आज की सारा पीडीएफ को डाल दूँ। बाकी बाद ये टोटल क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। प्लीज़ दोस्त फिर से कह रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी बात देखिए, आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। अगर हो सकता है कि हाँ ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से ना समझा पाया हूँ, क्योंकि सभी को मेरी तरीके समझ में नहीं आएंगे, सभी को हम खुश नहीं कर सकते हैं, जितने भी हैं सभी को हम खुश नहीं कर सकते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे भी बेहतर आपके पास तरीका हो। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो बाकी बात आपकी इच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, है कि नहीं। बाकी बात आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो एक स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त वगैरह भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा सके, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।